नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर, और वो होने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट का, जो आपका हुआ था 27 जुलाई 2024 को। तो इस पेपर के हम जनरल सेक्शन के मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में कवर करेंगे। आपको पता होगा कि हम DSSB के जो 2024 में पेपर हुए हैं उन सब के जनरल सेक्शन के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। 2 से 3 पेपर के हम मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को कवर कर चुके हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम आगे आने वाली क्लासों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम 2024 के पेपर कवर करेंगे, उसके बाद 2023 और उसके बाद 2022, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको आइडिया लगता है कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, A and B take part in a 300 meter race. A runs at 6 km per hour. A gives B a start of 30 meter and still beats B by 40 seconds. Find the speed of B. तो हमें B की स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये कोई रेस है और रेस कितने की है, 300 मीटर की। A यहाँ से स्टार्ट करता है और B करता है यहाँ से स्टार्ट। ये दूरी है 30 मीटर, तो ये बची हुई दूरी होगी 270 मीटर। A की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें B की स्पीड बतानी है। तो ये 300 मीटर की रेस है। A ने B से बोला, मतलब A जो है B को 30 मीटर के स्टार्ट देता है। 30 मीटर के स्टार्ट का मतलब क्या है, A B को रेस में 30 मीटर आगे खड़ा कर देता है। A यहाँ से स्टार्ट करेगा लेकिन B 30 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा। तो A को तो ये पूरी 300 मीटर की रेस दौड़नी है, लेकिन B को सिर्फ ये 270 मीटर की रेस दौड़नी है। अब A की स्पीड हमें दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। A की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। तो 6 × 18, ये कितनी आ गई, 5/3 मीटर प्रति सेकंड। तो A की स्पीड आ गई 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब A को तो पूरी 300 मीटर की रेस दौड़नी है, और किस स्पीड से, 5/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो A का जो हम टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लगा 300 मीटर दौड़ने में, तो ये 300 मीटर की रेस उसे दौड़नी है, और किस स्पीड से, 5/3 मीटर प्रति सेकंड से। तो इससे भाग कर देंगे 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये हो गया 5 × 30, 60 के 3 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 180 सेकंड। तो A को 300 मीटर दौड़ने में कितना लगा, 180 सेकंड से लगे। अब B को दौड़नी है 270 मीटर की रेस। सिर्फ B को तो 270 मीटर की रेस दौड़नी है, और A को लगा 180 सेकंड 300 मीटर की रेस दौड़ने में। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, A स्टिल बीट्स B बाई 40 सेकंड्स। मतलब A ने B को 30 मीटर का स्टार्ट भी दिया, उसके बावजूद A जो है B को 40 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि B को A से 40 सेकंड ज़्यादा लगे होंगे। तो B को टाइम कितना लगा भाई, A को लगा 180 सेकंड और B को इससे 40 सेकंड ज़्यादा लगे, तो 180 में 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 220 सेकंड। तो B को समय लगा 220 सेकंड 270 मीटर को दौड़ने में सिर्फ, है ना। तो अगर हम B की स्पीड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, B को कितना दौड़ना है भाई, B को दौड़ना है 270 मीटर और कितने टाइम में, 220 सेकंड में। तो इससे इसकी स्पीड निकल जाएगी, B की स्पीड कितनी आ जाएगी, 27/22 मीटर प्रति सेकंड। तो ये B की स्पीड आ गई, यही हमें बताना था, फाइंड द स्पीड ऑफ B। लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो अब इसे 27/22 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। इसके लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो कर देते हैं, यह है 27/22 गुणा 18/5। तो ये 2 से चला जाएगा 9 बार और ये 11 बार। तो नीचे तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, और ऊपर 9 की 27 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9 × 7 = 63, 3 6 9 दूनी 18 और 6 24। तो 243/55। अब ये 55 से 4 बार चला जाएगा 220, ये 4 बार चला गया 220। उसके बाद बचा क्या, 23। अब पॉइंट लगा देंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, फिर चला जाएगा 220 बार 4 बार, तो 4.4। तो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए 4.42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है भाई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.4 के ऊपर बार है डिवाइड बाई 0.44 के ऊपर बार है मल्टीप्लाई 0.444 के ऊपर बार है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये ऐसे लिखा जाता है 0.4 के ऊपर बार, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं 4/9। मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना ही जो है नीचे जो है अपोन में 9 आ जाएगा। जैसे यहाँ एक संख्या के ऊपर बार था तो 4/9 हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे दो संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो इसे हम कैसे लिख देंगे? 44/9। मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9, जैसे यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 बार 9। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। तो इसे लिख लेंगे हम भाई 4/9 डिवाइड बाई ये है 44, तो ये हो जाएगा 44/99। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बार मतलब 3 बार 4 है और इसके ऊपर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसे हम कैसे लिख लेंगे? और 3 बार नीचे लिखा जाएगा 9, तो इसे हमने ऐसे लिख लिया। अब 4/9 इससे भाग करना है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 99/44। अब 4 से 11 बार चला जाएगा, 9 से ये भी 11 बार चला जाएगा और 11 से 11 एक बार। तो इसे सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा? 1, और गुणा में क्या था हमारे पास? 444/999। अब इसे हम 111 से डिवाइड करोगे तो 111 की 4 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 444, और 111 से 999 कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। तो हमारे पास क्या आया भाई? 4/9। ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। P और Q की औसत आयु 55 वर्ष है। जब P को R से बदल दिया जाता है तो औसत आयु 58 वर्ष हो जाती है। यदि P और R की औसत आयु 60 वर्ष है तो हमें बताना है इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। P और Q की औसत आयु कितनी है? P और Q की औसत आयु है भाई हमारे पास 55 वर्ष। उसके बाद जब P को R से बदल दिया जाता है, P को किससे बदल दिया जाता है? R से, और ये Q, तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 58 वर्ष, 58। यदि P और R की औसत आयु 60 वर्ष है और P और R की औसत आयु कितनी है भाई हमारे पास? 60 साल, तब हमें बताना है कि सबसे छोटा इनमें से कौन है। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशन को देखें, पहले वाले दो को। तो आप यहाँ पर देखोगे P और Q है, यहाँ पर R और Q है, तो Q तो यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, तो Q की एज तो दोनों में समान होगी, तो Q की एज से तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। Q तो जहाँ जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। डिफरेंस एज में किससे आएगा? P और R से। तो यहाँ पर तो P और Q की जो औसत आयु है वो है 55 साल, लेकिन यहाँ पर R और Q की औसत आयु है 58 साल। तो ये 55 और 58 जो ये गैप आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? P और R की वजह से। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि R बड़ा होगा P से। यहाँ पर लिखे तो हम R बड़ा होगा P से, है ना। अब इन दो में आ जाते हैं। अब इन दो की बात करोगे आप तो यहाँ पर R है और यहाँ पर R है, तो इन दोनों में R कॉमन है, तो R की वजह से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। किसकी वजह से होगा? Q और P की वजह से। तो R और Q का एवरेज एज कितनी है? 58 साल। P और R की एवरेज एज कितनी है? 60 साल। तो ये जो डिफरेंस आया 58 और 60, ये किसकी वजह से आया? Q और P की वजह से। तो यहाँ से भी हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि P बड़ा है Q से, तो P बड़ा है Q से। तो हमने तीनों के बीच में जो है रिलेशन निकाल लिया। क्या? R सबसे बड़ा है, उससे छोटा P है और उससे छोटा Q है। हमें क्या बताना है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? Q। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। महेश ने 2 म्यूजिक सिस्टम बेचे, प्रत्येक की कीमत क्या है भाई? 1260 रुपये है। यदि उसे पहले पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि, तो दोनों म्यूजिक सिस्टम की कुल लागत क्या है? तो महेश ने 2 म्यूजिक सिस्टम बेचे और प्रत्येक को 1260 में बेचा, तो प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 1260 रुपये, और वो दोनों का बराबर है। एक को उसने 25% लाभ पर बेच दिया और एक को 25% हानि पर। तो अगर आप देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4,
मतलब जैसे पहले पर 25% का लाभ हुआ तो 4 की कोई चीज़ रही होगी, उसे लाभ कितने का हो गया, उस पर 1 का। और दूसरे में बोला गया है कि भाई 25% का क्या हुआ, हानि हुई। तो फ्रैक्शन वैल्यू 4 है, कोई चीज़ 4 की थी तो उसे 1 का हो गया हानि। समझ गए इसे। अब तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लाभ हुआ 25% का, तो 4 की कोई चीज़ थी, 1 का लाभ हुआ, उसने बेच कितने में दी, 5 में। अब दूसरे वाले पर 25% की हानि हुई, मतलब 4 की कोई चीज़ थी, 1 रुपये की हानि पर उसने बेच कितने में दिया, 3 में। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लिखा है प्रत्येक की कीमत 1260 है। जो सिस्टम बेचे उनकी प्रत्येक की कीमत कितनी है, 1260, मतलब 1260 में प्रत्येक को बेचा, तो उनका सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो इन्हें हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा होगी, और यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे ये वाली, तो यहाँ पर भी 5 से। अब ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। ऐसे ही ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो आप देखोगे यहाँ पर अब हमारे विक्रय मूल्य बराबर हो गए। क्रय मूल्य पहली का क्या है 12, दूसरी का 20, और दोनों के विक्रय मूल्य हो गए समान। तो दोनों को प्रत्येक को कितने पर बेचा था, 1260 रुपये में। तो ये 1260 15 यूनिट की वैल्यू है। 1260 किसकी वैल्यू है, 15 यूनिट की। तो भाई 1260 15 यूनिट की वैल्यू है, 15 यूनिट की वैल्यू 1260, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 से करेंगे 15 अट्ठे 120, बचा कितना 6, 15 चौका 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 84 रुपये। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, म्यूजिक सिस्टम की कुल लागत। तो कुल लागत कितनी है, 12 तो ये प्लस 20 ये कितनी 32, तो हमें 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 84 को 32 से गुणा कर देंगे। तो जब आप 84 को 32 से गुणा करोगे क्या मिलेगा भाई, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ऐसे 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 और एक आ जाएगा, एक सेकेंड, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 और एक 25, 8 6 2 8, 5 और 1 6 और 2, तो ये आ गया 2688। तो म्यूजिक सिस्टम की कुल लागत कितनी आ गई हमारे पास, 2688 रुपये। ये ऑप्शन गलत हैं, किसी और ऑप्शन के कॉपी हो गए, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 2688 रुपये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये जो ऑप्शन है किसी दूसरे क्वेश्चन के कॉपी हो गए, यहाँ पर ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से रहे होंगे 2688 कुछ, तो सही आंसर हमने निकाल लिया 2688, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। एक दुकानदार नगद खरीद पर 7.5% की छूट देता है। कृष्णा एक शर्ट के लिए कितनी नगद राशि चुकाएगा जिसका अंकित मूल्य 2280 रुपये है। तो भाई कोई दुकानदार है, वो बोलता है कि अगर आप मुझे नगद कैश का भुगतान करोगे तो मैं आपको 7.5% का क्या दूंगा, छूट दे दूंगा, है ना। तो एक कोई शर्ट लेने गया कृष्णा, उसका अंकित मूल्य था 2280 रुपये। तो हमें बताना है कि अगर कृष्णा उसके लिए कैश पेमेंट करे तो उसे वो 2280 रुपये की शर्ट कितने रुपए में पड़ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 3/20, है ना। 7.5 का दुगना कितना होता है, 15, 7.5 का अगर आप दुगना करोगे वो हो जाएगा 15, तो 7.5% की छूट दी उसने, तो ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, तो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे में 2 से गुणा हो जाएगी 3/40। समझ गए ना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, हमें कितने की निकालनी थी, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये इसकी भी आधी होगी, मतलब 3/40, तो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/40। अब इसका मतलब क्या है, जिस वस्तु का अंकित मूल्य 40 है उस पर 3 रुपये की छूट दी जा रही है ना। 40 रुपये मूल्य की अंकित मूल्य की वस्तु पर 3 रुपये की छूट दी जा रही है। देखिए 7.5% की छूट का मतलब यही हुआ कि अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य 40 है तो उस पर 3 रुपये की छूट दी जा रही है, और बेची कितनी में जा रही है, 37 रुपये में या फिर 37 यूनिट में। तो अब करते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये जो 2280 है ये किसकी वैल्यू है, 40 यूनिट की। अब 40 यूनिट पर 3 यूनिट का तो उसने दे दिया डिस्काउंट 7.5% का, तो हमें बताना है कि अंकित मूल्य पर जो 2280 रुपये है उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा अगर वो कैश पेमेंट करता है। तो कितने का भुगतान करना पड़ेगा, 37 यूनिट का। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा, 4 पंजे 20 और बचा 2, 4 सत्ते 28। तो हमें क्या करना है भाई, 57 की गुणा करनी है 37 से।
तो 57 की 37 से गुणा करनी है। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ 5 है, 5 है और यहाँ पर 9 है। तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 7 है और 7 7 की गुणा करोगे कितना मिलेगा? 49। यूनिट डिजिट कितनी आई? 9। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ हम टाइम बचा सकते हैं हमें टाइम बचाना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। तो ये जो है DI का क्वेश्चन है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन थाउजेंड्स क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर एडमिशन to two different institution X and Y. What is the difference between the total number of candidates qualified in the written test in the year 2005 for admission to the year 2003 in the institution X? तो अगर सिंपल भाषा में आपको इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये जो ग्राफ है ये किसका दे रखा है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन 1000 में जो क्वालिफाइड हुए हैं रिटन टेस्ट में एडमिशन के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन के। इंस्टीट्यूशन ये है X और ये है Y। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि जो 2005 में दोनों इंस्टीट्यूशन X और Y में जो बच्चे जो है रिटन टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये है 50 + 45, दोनों में X और Y में, X में है 50 और Y में 45, और 2003 में केवल X इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पास हुए हैं रिटन टेस्ट में उन दोनों का डिफरेंस बताना है। समझ गए क्वेश्चन को? तो 2005 में X और Y में टोटल कितने बच्चे जो है क्वालिफाई करे हैं रिटन टेस्ट, जो एडमिशन के लिए जो है अलग अलग जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करा है एडमिशन के लिए, वो 2005 में कितने बच्चे हैं? 50 + 45 कितने? 95। और 2003 में केवल इंस्टीट्यूशन X में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं? 25। तो हमें इन दोनों का क्या है? डिफरेंस बताना है 25 और 95 का। वो कितना होगा? 70। लेकिन ये संख्या कितने में है? विद इन 1000 में है, तो ये 70 के हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 70,000। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। फिर वही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, अ सेलर सेल्स आर्टिफिशियल पेंडेंट्स एट ₹300 पर डजन। द अमाउंट ऑफ वन ग्रोस क्वांटिटी ऑफ पेंडेंट्स इज। एक विक्रेता 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से कृत्रिम पेंडेंट बेचता है। पेंडेंट की एक सकल मात्रा की राशि कितनी है? तो भाई क्वेश्चन में बताया गया है हमें क्या? 300 रुपये प्रति दर्जन से कृत्रिम पेंडेंट बेचता है। तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। कितने रुपए में बेचता है? 300 रुपये में। अब हमें बताना क्या है? द अमाउंट ऑफ वन ग्रोस क्वांटिटी। तो एक ग्रोस क्वांटिटी में कितने पेंडेंट होते हैं? 12 × 12 144। तो 12 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 300 है ना। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300/12। अब 144 की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी हो जाएगी? तो ये चला जाएगा 12 बार, 12 × 36, तो ये आ जाएगी 3600 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना क्वेश्चन क्या था? कि भाई जो है एक सेलर जो है, एक विक्रेता 300 रुपये प्रति दर्जन से कृत्रिम पेंडेंट बेचता है। तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, और एक पेंडेंट में कितने होते हैं? 12, है ना। तो उससे 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएगा? 144। तो 12 की वैल्यू हमें दे रखी थी 300 रुपये, तो एक की वैल्यू हमने निकाली 300/12। हमें कितने की निकालनी थी? 144 की, तो ये हो गया 144, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, पढ़िए क्वेश्चन को। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स इज। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमें बताना है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। पहली 4 प्राइम संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5 और 7। ये पहली 4 प्राइम संख्याएं हैं। हमें क्या बताना है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो इनके रेसिप्रोकल्स का हमें सम बताना है। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7। ये हमें बताना है ये कितना होगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है तो एलसीएम निकालते हैं हम। क्या होगा भाई? 5 दूनी 10 और ये 7 × 21 कितना? 210 हो जाएगा इनका एलसीएम। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ये हो गया 5 × 15, 15 ×
15 सत्ते 105, तो यहाँ पर आ जाएगा 105 प्लस यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो यहाँ पर 70 प्लस यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो यहाँ पर 42 आ गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यहाँ पर आ जाएगा 30। अब सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 5 ये आ जाएगा 7, उसके बाद 3 4 7, 7 7 14, 14 का 4, फिर बचा 1, 1 और 1 2, तो 247 बटे 210 ये आ गया हमारे पास। अब 210 को 247 से 247 को 210 से भाग देनी है, 210 से भाग देनी है 247 को, तो ये एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 210, बचा कितना भी 7 37, तो हमारे पास क्या बचा 37 सही 1/210, ये हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जो नल है P और Q एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। हालांकि उन्हें केवल वैकल्पिक दिनों पर इस तरह से खोला जाता है कि P पहले खुलेगा, उसके बाद Q टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो भाई दो नल है P और Q, P टंकी को भर देता है 6 घंटे में, Q भर देता है 4 घंटे में, लेकिन वो जो है एक साथ नहीं खुलते। मतलब पहले अगर P काम करेगा तो Q बंद रहेगा, जब P काम कर लेगा उसके बाद Q खोला जाएगा, है ना। तो दोनों अलग अलग काम करते हैं, एक साथ काम नहीं करते। तो हमें बताना है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन को करते हैं, P भरता है कितने में, P भरता है भाई 6 घंटे में और Q भरता है 4 घंटे में, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो P पर घंटे कितना काम करेगा 2 यूनिट और Q पर घंटे कितना काम करेगा 3 यूनिट। तो ये 5 यूनिट कितने टाइम में करेंगे, 2 घंटे में काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि P पर घंटे 2 यूनिट काम करता है और Q पर घंटे 3 काम करता है, लेकिन ये एक साथ काम नहीं करते। जब P काम करेगा तो Q बंद रहेगा, जब Q काम करेगा तो P बंद रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे में, 1 घंटे में तो 2 काम होगा, दूसरे घंटे में 3 काम होगा। तो 2 घंटे में कुल टोटल कितना काम हो जाएगा 5 यूनिट। तो 2 घंटे में काम कितना हो जाएगा भाई 5 यूनिट। 2 घंटे में काम हो गया 5 यूनिट, लेकिन हमें काम कितना कराना है टोटल टंकी को भरने के लिए 12 यूनिट काम कराना है। तो ये इसका दुगना करेंगे तो 4 घंटे में कितना काम कर देंगे 10 यूनिट। 4 घंटे में काम हो गया 10 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट अभी भी बचा है क्योंकि 12 यूनिट हमें काम करना है। तो अब ये 2 यूनिट कौन काम करेगा, P स्टार्ट करेगा दोबारा से, और P 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। तो ये अगले 1 घंटे में, मतलब 4 से अगला 1 घंटा हो जाएगा 5 घंटे में पूरा 12 यूनिट काम हो जाएगा। तो टोटल टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना है 5 घंटे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन है, टी द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त औसत अंक 65 हैं। अंग्रेजी में उसके अंक हैं 56 तथा उसने गणित में हिंदी से 3 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। केवल 3 विषय हैं, गणित में उसके अंक कितने हैं। तो भाई कोई टी है, उसके द्वारा जो तीनों जो सब्जेक्ट हैं उसमें औसत अंक कितने प्राप्त किए गए 65, और अंग्रेजी में 56 अंक प्राप्त करता है, और जो गणित है गणित में हिंदी से 3 अंक अधिक जो है प्राप्त करता है। तो हमें बताना है कि गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो 3 सब्जेक्ट का जो औसत है वो 65 है, तो 3 सब्जेक्ट्स में उसके कुल अंक कितने होंगे, तो 3 की 65 से गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी 3 पंजे 15, 1 3 छंग 18 और 1 19। तो 195 अंक हो गए उसके तीनों के सब्जेक्ट्स के मिला के, है ना। अब उसने अंग्रेजी में 56 अंक प्राप्त किए, इंग्लिश में कितने करे 56, तो इसमें से हम 56 माइनस कर देंगे। तो 15 में से 6 माइनस करोगे आएगा 9, यहाँ बचा 8 में से 5 3। तो इंग्लिश के 56 हमने माइनस कर दिए, तो 2 सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ प्लस हिंदी के कितने अंक हो गए 139। मैथ और हिंदी के कितने अंक हो गए भाई 139 अंक है मैथ और हिंदी के मिला के। अब आगे बोला गया है गणित में हिंदी से 3 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मान लो कि हिंदी में वो x अंक प्राप्त करता है, तो गणित में तो हिंदी से 3 अंक ज़्यादा प्राप्त करेगा, तो गणित में कितने प्राप्त करेगा x + 3। गणित में प्राप्त करेगा x + 3 और हिंदी में x, और इन्हें अगर हम जोड़ देंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी है 139। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। x + x कितना हो जाएगा भाई 2x + 3 बराबर 139। उसके बाद ये 3 इधर माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 136।
और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, x की वैल्यू आ गई 68। हाँ, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 68। तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 68। अब हमें बताना क्या है, गणित में उसके अंक हैं, हमें बताना है कि मैथ में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो मैथ में उसके अंक कितने थे, x + 3, x की वैल्यू है हमारे पास 68, तो 68 में +3 कर देंगे तो हमें मैथ्स के अंक प्राप्त हो जाएंगे कितने, 68 + 3 कितना होता है, 71। तो मैथ्स में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 71। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये भाई हमने मैथ्स के 10 क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो इसी के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।